नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आज देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2425 मुख्य सेविकाओं 13 फार्मिस्ट को दिए जाएंगे नोटिस। पूर्व विधायक का निर्माणाधीन परिसर सील। मुरादाबाद प्रशासन ने पूर्व विधायक इकराम कुरैशी के निर्माणाधीन दुकानों को किया सील। अयोध्या परिक्रमा मार्ग पर 10,000 वर्ग फीट से बन रहा है वैक्स म्यूजियम। बाराबंकी में सड़क हादसा, 45 श्रद्धालु घायल। रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं की पिकअप को मारी टक्कर। शासन ने 5 आईपीएस को किया स्थानांतरित। कानून व्यवस्था प्रभावी बनाने को अफसरों को दी गई नई तैनाती। निक्की हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने। हत्या का आरोप लगाने से कुछ घंटे पहले साथ थे दोनों परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। रुक करते हैं खबर की ओर। जौनपुर के जमालापुर रामपुर थाना क्षेत्र के बनीडीह गांव में बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने टूटी हुई प्रतिमाएं देखी तो आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुटे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रशासन ने तत्काल मूर्तियों की मरम्मत का आश्वासन दिया और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना समाज के सम्मान पर हमला है और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गाजीपुर जनपद के गंगा नदी के उफान में 100 से अधिक गांवों की सैकड़ों बीघों फसलें जलमग्न कर दी। धान गन्ना और अन्य फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत और निवेश पानी में बह गया। अब आपदा विभाग ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया। एसडीएम दिनेश कुमार के अनुसार लेखपालकों द्वारा खेतों का आकलन किया जा रहा है। शासन ने मुआवजे की दरें तय कर दी हैं। सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए और असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। अब तक 1,053 खेतों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे डेटा को कृषि निवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाता रहता है ताकि मुआवजा वितरित में ट्रांसपेरेंसी देखी जा सके। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कोई भी प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। रुक जाओ लेकर, रुक जाओ, भड़का थे। बाढ़ के आने पे जो प्रभावित जनसंख्या है उनको किया गया है, लेकिन फसल क्षति का जो अनुमान तभी लगता है जब पानी उतरता है। इस समय जलस्तर उतर चुका है और बाकी उतर रहा है। जैसे जैसे खेत खाली हुए हैं उसको हम सर्वे करा करके जहाँ जहाँ जिन घाटों पर फसल लगाया गया था और उसमें नुकसान हुआ है उसको हम कृषि निवेश पोर्टल पे दर्ज करते जा रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जालौन से आई खबर ने एक बार फिर सरकारी राशन वितरण प्रणाली की पोल खोल दी है, जिससे कि कोटेदार की दुकानों पर चावल और गेहूं पहुंचता था। चावल माफिया सक्रिय हो जाते हैं। ये माफिया गरीबों को मिलने वाला राशन ऊंचे दामों में खरीदकर दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने खुलासा किया कि वे खुद राशन का चावल और गेहूं खरीदकर माफियाओं को ऊंचे दामों में बेचते हैं। विभागीय अधिकारियों ने कई बार रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यह न सिर्फ गरीबों के हक पर डाका है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। यूं तो यूपी गवर्नमेंट गरीबों को उत्थान को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन के उरई मुख्यालय की, जहां पे लगातार राशन माफिया
चावल माफियाओं को चावल वितरण करने के बहाने से उन लोगों को चावल सप्लाई कर रहे हैं। देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से इन चावल माफियाओं पर कंस कसता है, कब इन पर कार्रवाई की जाती है, कब इन लोगों को पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आ रही तो कहीं ना कहीं चावल माफिया गरीबों के निवाले पर अपना आका डाल रहे हैं। सामने ये आया है कि दुकानदार भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से चावल माफिया चावल खरीद रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे चावल माफियाओं पर कब कमान कसती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। खबर जौनपुर से है, जहां सिटी कोतवाली मछली शहर के पास जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में लगातार 7 घंटे सर्च अभियान जारी रखने के बाद एनडीआरएफ के हाथ खाली के खाली बने रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए वाराणसी में एनडीआरएफ टीम को बुलाया था। टीम ने जवानों ने भी पहुंचने के साथ आनन फानन में अभियान शुरू कर दिया। बावजूद इसके नाले में भय शवों तक टीमों के हाथ नहीं पहुंच सके। इससे पहले राजस्व अमले की मौजूदगी में नगर प्रशासन द्वारा भी सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता हाथ ना लगने पर मजबूरन एनडीआरएफ टीम बुलानी पड़ी। बता दें कि बीती शाम भारी बारिश के बीच 2 बच्चियां पहले करंट की जद में आ गई। बच्चियों की जान आफत में देख ई रिक्शा चालक ने फरिश्ता बनकर दिलेरी दिखाई, उन बच्चियों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि इस कोशिश में वह मौत के आगोश में समा गया था, जबकि दोनों बच्चियां करंट की चपेट से दूर होकर नाले में बह गई थीं। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस के समय पर पहुंचकर ई रिक्शा चालक को अस्पताल पहुंचाए जाने पर जान बचने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। के न्यूज ने मौके पर मौजूद रहकर ई रिक्शा चालक को लापरवाही के साथ इलाज के लिए रवाना किए जाने के एम्बुलेंसिव दृश्य कैप्चर किए थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में भूडपूर्वा गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। बड़े भाई ने अपनी शादी का त्याग कर दिनों रात मेहनत करके छोटे भाई को अफसर बनाया। लाखों का कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई कराई, लेकिन अफसर बनते ही छोटे भाई ने रिश्तों को ठुकरा दिया। पीड़ित बड़े भाई का आरोप है कि वहीं छोटा भाई प्रॉपर्टी के लिए उसके पिता को मारने की धमकी दे रहा है। उसने प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगाई। ये मामला न सिर्फ पारिवारिक विश्वासघात का प्रतीक है, बल्कि समाज में रिश्तों की बदलती तस्वीर को भी उजागर करता है। सर, मामला ये था कि 2001 में सर मेरे घर की स्थिति खराब थी, तो ये 2001 में नवोदय विद्यालय में आए थे। प्रिंसिपल साहब एडमिशन नहीं कर रहे थे, तो पापा जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जाने के लिए पूरी ज़मीन में लोन लेना पड़ा उनके लिए। उस समय 60,000 रुपये लोन लिया गया। तो मैं उसी 2000 इनकी हाई कोर्ट में इनकी पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए ये नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए। फिर तो सर मेरे बाबा ने ये कहा था कि तुम्हें 5 बीघा अतिरिक्त ज़मीन मिलेगी, लेकिन उस समय मेरे पापा जी बीमार रहते थे। तो वो बीमार रहते थे, उन गठिया बात था, वो खेती करने सकते थे। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि तुम बटाई पर ज़मीन करिए, उसकी कीमत में अंत में दी जाएगी। तो इन भाइयों को पढ़ाते रहे और मैं 25 वर्ष से इनका लोन ले रहा हूँ, जो इन्होंने 60,000 रुपये दिया है। अब ये ना लोन ले रहे हैं और ज़मीन में हिस्सा ले रहे हैं, और मैंने जो अपनी मेहनत से घर बनवाया था वो ये लेखपाल थे, उसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने मेरे तीनों भाइयों के नाम कर लिए। बागपत जिले में 4 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र तोमर के भतीजे राहुल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी प्रिया और प्रेमी विकास को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने दोनों को 42,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है, जिसे ना चुकाने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके जीजा विवेक ने दर्ज कराई थी। अगले दिन उसका शव बोरे में बहकर नदी में मिला। जांच में पता चला कि राहुल को उसकी पत्नी ने नींद की गोलियां खिलाकर प्रेमी संग मिलकर गला घोंट दिया और शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंक दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जी, आज माननीय न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया, इस पर आपका क्या कहना है? ये मामला जो है थाना बड़ौल से संबंधित था, जिसमें एक राहुल था। राहुल और प्रिया शताब्दी नगर के रहने वाले थे। इसमें राहुल 19 जून 2021 को घर से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी 20 जून को लिखाई गई थी। उसमें बाद में पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो उसमें पाया कि प्रिया, उसकी पत्नी प्रिया और उसका एक प्रेमी जो दोवट का रहने वाला है विकास, राहुल की लाश को बॉडी में बंद करके नहर में डाल गया था, चूँकि इसकी जो है लाश है वो नहर से मिली थी। इसमें प्रोसिक्यूशन द्वारा 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। प्रेम संबंधों के चलते प्रिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में घोषणा की थी कि प्रदेश में कार्यरत हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कंपनी या नियोक्ता अपने कर्मचारी का शोषण नहीं कर सकेगा। नियुक्ति करने वाले संस्थानों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा और इसके अतिरिक्त होने वाले खर्चे की भी जिम्मेदारी सरकार संभालेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर संभल से है, जहां संभल जनपद के थाना चंद्रौसी क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घटना के जल्दी खुलासे हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के थाना सहराऊ मऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्राम दहीर फतेहपुर रोड पर एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में टहलता दिखाई दिया। राहगीरों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीण पिछले कुछ दिनों से बाघ की दहशत में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी अब तक बाघ को पकड़ने की सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीमें बाघ की तलाश में लगाया गया है। वन विभाग के अधिकारी जल्द ही बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वह जल्द से जल्द बाघ को पकड़कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की दहशत के कारण वे अपने खेतों में काम करने से भी डर रहे हैं। इस बार जल अपना तांडव मचा रहा है, लेकिन वहीं एक ऐसी घटना घटित होती है जो इतिहास में इससे पहले कभी घटित नहीं हुई। दरअसल बंदवा के हनुमान जी ने चौथी बार स्नान किया, जो एक अद्भुत संयोग है। आज महिलाओं का तीज पर पवन व्रत भी है, जिसको लेकर महिलाओं ने अद्भुत उत्साह दिखाई दिया है। बाढ़ जैसे हालात होने के बावजूद भी वो पूरी श्रद्धा भाव के साथ गंगा मैया में इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाती नजर आईं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि शहर में भी पानी घुस गया है। यही हाल रहा तो स्थिति एक बार फिर भयावह हो जाएगी।
कुंभ नगरी प्रयागराज यहाँ पर कुछ महीने पहले करोड़ों लोगों ने दिव्य एवं भव्य महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था और अब सारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना एक बार फिर अपने पूरे उफान पर हैं। गंगा यमुना काडेलर लेवल लगभग 74.483 मीटर, जबकि दोनों की नदियां ऊपर ही डेंजर लेवल से कुछ ही मीटर नीचे बह रही हैं। यमुना रौद्र रूप धारण किए हैं और पूरा संगम क्षेत्र समुद्र बन गया है। सारे घाट जलमग्न हो चुके हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट भी चिताएं जलाने भी नामुमकिन हो चुकी हैं। लाशों को सड़कों पर जलाया जा रहा है। कई बार लाशें बहकर सड़क पर भी आ रही हैं। बिजली के खंभे भी जलमग्न हो चुके हैं, जिससे करंट का खतरा लगातार बना हुआ है। चारों तरफ नदियों का तांडव ही तांडव नजर आ रहा है। महाकुंभ की हजारों करोड़ों रुपए प्रयागराज के आवंटित किए गए थे, लेकिन बरसात ने उनकी सारी पोल खोल दी है। बहुत दिन से लग रही है। बहुत दिन से लग रही है जी। तो ये चौथी बार है जो हनुमान जी ने स्नान किया है जी, ये चौथी बार है। तो इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो ये एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। बहुत दुर्लभ है। अच्छा, तो विश्व कल्याण के लिए ऐसा लग रहा है कि जो हनुमान जी को चौथी बार नहलाया है गंगा मैया ने, आपको लगता है? विश्व कल्याण के लिए। अच्छा, ये जो आप कल्याण होता है। मिठाई की दुकान आपकी वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई? जी, पहले नीचे लग रही थी जी। अब जब वहाँ गंगा मैया ने बजरंगबली अपने पुत्र को स्नान करा दिया चौथी बार, तो अब यहाँ ऊपर दुकान लगने लगी। नहीं, ये पहली बार स्नान हुआ है हनुमान जी का जी। और हनुमान जी महाराज की चौथी बार स्नान करके विश्व कल्याण के लिए साबित कर दिया है कि हनुमान जी महाराज विश्व कल्याण के लिए। तो इसके पहले भी स्नान हुआ था, लेकिन इतिहास में पहली बार ही स्नान चौथी बार हुआ है। प्रयाग का गौरव है जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्षण बार बार नहीं आता है। कल से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने वाला है। विघ्नहर्ता बप्पा आगमन को लेकर लोग खास उत्साहित हैं और जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में हर कोई बाजारों का रुख कर रहा है और मनपसंद गणेश प्रतिमाओं को खरीदकर घर, मंदिर और पंडालों में स्थापित करने की तैयारियां दिख रही हैं। अनेकों प्रकार की प्रतिमाओं से बाजारों में खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस बार 1 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां खरीदारों की पसंद बन चुकी हैं। इस बार बाजार में लगभग 12 किस्म की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें मुख्यतः राम मंदिर वाली मूर्ति की ज़्यादा मांग चल रही है। वहीं दुकानदार का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बाजार में उतनी रौनक नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हो रही बारिश उनके व्यापार में खलल डाल रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज मौसम खुला होने के वजह से बाजार में रौनक दिखाई देने को मिल रही है। ज्योतिषी आचार्य का कहना है कि मूर्ति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त 12:55 से लेकर 27 अगस्त 3:45 तक है। ऐसे में लोग इस शुभ मुहूर्त के साथ मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही भव्य त्यौहार है। गणपति जी सब शुभता के प्रतीक हैं। सब कुछ शुभ हो, उसी लिए हम लोग भी शुभता का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार हम स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इंदिरा नगर से हम लोग कार्यक्रम करते हैं और आप लोग सब, आपके दर्शक सब लोग आमंत्रित हैं। आइए, हर्षोल्लास से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ लेने आए गणपति जी को? बिल्कुल। मतलब एक जश्न या पार्टी या किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, शुभता है, शुभता तो पूरे जोश से होना ही चाहिए। तो बिना नगाड़े के, बिना ढोल के कहाँ वो माहौल बनेगा। तो बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। बहुत भव्य तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और कल से हमारा चलेगा। 7 दिन के लिए हम लोग रख रहे हैं, 7 दिन के लिए रख रहे हैं। 1 तारीख को हम लोग का भंडारा होगा। क्या सोचकर आए इस बार, क्या विशेष मांगेंगे गणपति जी से? नहीं, मांगना क्या, भगवान जी से जो उनकी इच्छा होगी वो देंगे। वो तो सभी को देते हैं, हमको क्या देंगे वो। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।